सारे बदलावों पर आज बात करेंगे कार्यक्रम में मौजूद हमारी आज की एक्सपर्ट के साथ, जिनका नाम है डॉक्टर वंदना बरैया जी। वंदना जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों को बताना चाहूँगी, जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ है वंदना जी। जिस तरह से आज हम बात करने वाले हैं टीनेजर्स पर, तो किस तरह के सबसे पहले तो बदलाव देखे जाते हैं, हार्मोन्स के बदलाव, इसके साथ साथ उनके व्यवहार में आने वाले बदलाव। टीनेजर्स में 13 इयर्स टू 19 इयर्स की जो एज ग्रुप है, इसको हम कहते हैं टीनेजर्स। इसमें मेल और फीमेल, चाहे बॉयज़ हों चाहे गर्ल्स हों, दोनों में ही काफ़ी चेंजेस आते हैं। पर कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो कि कॉमनली दोनों में ही होते हैं। जैसे कि इस एज में सबसे ज़्यादा, पहले इतना ज़्यादा नहीं देखा जाता था, आजकल जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, इस उम्र के बच्चे डिप्रेशन के बहुत ज़्यादा शिकार होते हैं। पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा है उनके ऊपर। पेरेंट्स की उनसे होप बहुत ज़्यादा रहती है कि नहीं, मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, पढ़ाई में भी आगे रहे, स्पोर्ट्स में भी आगे रहे, अदर एक्टिविटीज़ में भी आगे रहे। इन सब का नतीजा ये रहता है कि बच्चे उतनी डिमांड्स पूरी नहीं कर पाते हैं, पेरेंट्स की उतनी होप को पूरा नहीं कर पाते, और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि देखिए, उन्होंने भी अपनी लाइफ में जो किया है, उनके पेरेंट्स को भी उससे ज़्यादा उम्मीद थी, पर तब भी वो आज एक सक्सेस इंसान हैं। तो हमें भी अपने बच्चों से उतनी ही उम्मीद करनी है जितनी कि वो पूरा कर पा रहे हैं। एंजाइटी है, इसके अलावा बच्चों में एक ये भी रहता है कि उसके पास अच्छा मोबाइल है, मेरे पास उससे अच्छा होना चाहिए, उसके पास अच्छी बाइक है, मेरे पास उससे ज़्यादा अच्छी बाइक होना चाहिए। तो एक ये कंपटीशन की फीलिंग बच्चों में ज़्यादा है। फिर उनका ड्रेसिंग सेंस, मुझे अच्छे कपड़े पहनना है, मुझे अच्छा लगना है, ये सारे बदलाव आते हैं। इसके अलावा जो ये आजकल बहुत ज़्यादा है, वो है बच्चों में मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़। सारे दिन, पहले क्या होता था, बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक दूसरे के साथ खेलना कूदना, बस ये चलता रहता था। पर आजकल अब जॉइंट फैमिली है नहीं, बच्चा अकेला है, बाहर जाने से पेरेंट्स बाहर भेजने से डरते हैं। सिटी में तो बाहर माहौल भी नहीं रहता है, ना बच्चों के लिए स्पोर्ट्स के लिए कोई ग्राउंड रहता है कि बच्चा वहां जाकर खेल सके। बेटियों को बाहर भेजना नहीं चाहते हैं, तो बच्चा क्या करता है, सारे दिन बस मोबाइल और लैपटॉप लेकर बैठे रहना। मोबाइल पर कुछ काम की चीजें भी देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें भी देखते हैं जो कि हो सकता है उनको किसी डिस्टर्ब कर दे, उनकी लाइफ को। बिल्कुल डिस्टर्ब करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसके अलावा खान पान, बच्चों को फास्ट फूड खाना है, एक जगह बैठे बैठे या तो वो पढ़ाई करेंगे या फिर वीडियोस देखेंगे, तो इसके कारण उनका ओवरवेट होना, ऐसी बीमारियां जो कि पहले इस उम्र के बच्चों में नहीं देखी जाती थी, आजकल कॉमन सी हो गई हैं। बिल्कुल। अब जब बीमारियों की बात की है आपने, तो कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो वाकई पहले के समय में शायद कोई भी कारण रहे होंगे नहीं देखी जाती थी, नदारद होती थी, लेकिन अब वो सिम्टम्स तेजी से देखने को मिल रहे हैं? ओबेसिटी, पहले बच्चे एकदम स्लिम ट्रिम रहते थे, आजकल बच्चे पहले से ही गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं, और उसके कारण उनको कार्डियक प्रॉब्लम्स होने लगी हैं, और मेंटल प्रॉब्लम्स तो हो ही रही हैं। डिप्रेशन तो एक कॉमन है ही। अभी जैसे अब ये 10th 12th के एग्जाम्स आने वाले हैं, तो एक्स्ट्रा बर्डन उनके ऊपर है, कोचिंग भी जाना है, पढ़ाई भी करनी है, स्कूल भी जाना है, तो इन सब के कारण उनमें काफी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। और ये तो रही बात कॉमनली दोनों की ही। इसमें से यदि हम फीमेल्स को देखें, गर्ल चाइल्ड को यदि देखें, तो गर्ल चाइल्ड में कुछ दूसरी प्रॉब्लम्स ये भी आ जाती है। जैसे इस एज में उनको स्टार्ट होता है मेंसेस, तो मेंसेस स्टार्ट होने के कारण एक तो फियर रहता है। पहले जॉइंट फैमिली में एक पहले का कल्चर भी थोड़ा सा अलग था कि मदर, चाची, मौसी, बुआ, ये लोग कुछ दिनों तक खाना नहीं बनाना या कुछ अलग तरीके से बिहेव किया जाता था, तो उनको ये पता रहता था बचपन से कि हाँ, कुछ तो होता है हर मंथ में, जिसके कारण ये कुछ बदलाव आते हैं। पर आजकल वो सब चाहे माहौल की डिमांड कह लें या फिर आजकल का रहन सहन, कि अब ये सब नहीं होता है, तो बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें एकदम नई सी रहती है। बेटी को मेंसेस आया, पीरियड आया, अब उसे नहीं मालूम कि क्या है ये, और ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कि कभी कोई खुलकर बात भी नहीं करता है। ना मदर बच्चे को बताती है, ना बच्चे कभी मदर से पूछते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं रहता है, जिसके कारण बेटियां ज़्यादा उस चीज़ से डर जाती हैं। नॉर्मल, हालांकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, मेंसेस का आना 13-14 इयर्स में आने लगता है पीरियड, पर आजकल जैसे कि 11-12 ईयर की एज में भी पीरियड स्टार्ट होने लगे हैं, तो वो एक बहुत छोटी उम्र रहती है बच्ची के लिए।
वो नहीं समझ पाती कि क्या है, क्यों है, क्या इसको अब मैं इसको कैसे मैनेज करूं। हाँ, बिल्कुल सही। तो इसके लिए तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्ची को पहले से ही उसको मेंटली प्रिपेयर करें इस चीज़ के लिए। जी, बिल्कुल। हालांकि एक चीज़ स्कूलों में बहुत अच्छा स्टार्ट किया गया है कि उनको सेक्स एजुकेशन पहले से 7th क्लास में 6th क्लास में बच्चियों को देने लगते हैं, जिसके कारण एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है बच्चों के लिए। पर फिर भी अभी और भी बहुत कुछ ज़रूरतें हैं। बच्चों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में नहीं मालूम, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नहीं मालूम। तो उसको हमें एजुकेट करना है कि ये नॉर्मल प्रोसेस है, इसमें साफ सफाई का ध्यान रखना है। जैसे कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, नहाना नहीं है, पीरियड आ रहे हैं इस टाइम पे नहाना नहीं है, जबकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप साफ सफाई का ध्यान रखें। पर्सनल एक चीज आपको रोकना चाहूंगी मैं, नहाना नहीं से याद आया कि ये वाली चीज तो खैर आज आपने रिवील किया कि इस तरह की भ्रांति भी फैली हुई है। एक चीज जरूर है, अब वो भ्रांति है या नहीं ये आप बताइएगा, क्लियर कीजिएगा। बाल धोने वाली एक जो बात होती है कि तीसरे दिन बाल धोते हैं, मतलब जब वो साइकिल खत्म हो जाता है या एंडिंग पॉइंट पर होता है तब हेयर वॉश करना चाहिए। स्टार्टिंग में हेयर वॉश करते हैं तो शारीरिक दिक्कतें आ जाती हैं। क्या वाकई ऐसा है या फिर ये सिर्फ एक भ्रांति पाल के रखी हुई है? साइंटिफिकली देखा जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप हेयर वॉश कब कर रहे हैं। अच्छा। बॉडी के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आने हैं, ना ही मेंसेस के ऊपर कोई फर्क पड़ना है। जैसे ब्लीडिंग होनी है वही होगी। पर एक चीज जरूर है कि जब मेंसेस आता है तो बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर कुछ हद तक हल्का सा कम हो जाता है। तो यदि बाल धोते हैं तो उसके कारण भी बॉडी कोल्ड होती है, जिसके कारण बॉडी का टेम्परेचर कम होगा। आपने भी कभी फील किया होगा कि इस टाइम पर यदि नहाते हैं, बाल धोते हैं तो थोड़ी ठंडक ज्यादा महसूस होती है। तो केवल ये फर्क आता है, अदरवाइज बाल धोने से, नहाने से मेंसेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जी। स्टार्टिंग में जब गर्ल्स को मेंसेस आते हैं तो कभी कभी ये रहता है कि एक बार आया, स्पॉटिंग जैसी दिखी, इसके बाद में फिर वो बंद हो गया। नेक्स्ट बार मेंसेस हो सकता है 1 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, ये भी हो सकता है कि उसे 1 साल बाद आए। पर इन सब ये सारी चीजें तो खैर होता है। और कभी कभी ये भी रहता है कि आ रहा है तो बंद ही नहीं हो रहा है। जनरली 1 ईयर तक ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है। यदि कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है तो ऐसे में आपको अपने बच्चों को गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि यदि कंटिन्यू ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा बॉडी में, फिर एनीमिया होगा। तो इन सब से बचाव के लिए आपको, यदि हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग मीन्स यदि रेगुलरली 3-4 पैड्स से ज़्यादा यदि वो बच्ची चेंज कर रही है तो यह हैवी ब्लीडिंग है। ऐसे में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। या फिर नॉर्मली 3 to 5 डेज तक नॉर्मली मेंसेस आता है, पर यदि 7 डेज से ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। इसके अलावा पेट में दर्द होना एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये होता है। तो इसमें आपको यदि हल्का फुल्का दर्द है तो केवल गर्म पानी बॉटल में भर कर दे दें, उससे सिकाई करे बच्चा। यदि उससे दर्द में रिलीफ नहीं मिल रहा है तो फिर डॉक्टर को कंसल्ट करके आप कोई भी एनाल्जेसिक टैबलेट दे सकते हैं। और जनरली ये दिक्कतें होती हैं स्टार्टिंग में, कुछ सालों तक रहती हैं, फिर धीरे धीरे ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो इसमें ना तो कोई चिंता करने की बात है और ना ही परेशान होने की ज़रूरत है। केवल और केवल आपको बच्ची को इनकरेज करना है कि उसे सांत्वना देना है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक नॉर्मल प्रोसेस है। इसको आपको इस तरह से उसे पैड लगाने के तरीके बताना है, क्योंकि छोटे बच्चा है, उसको नहीं आती है सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताना है। जी बिल्कुल। कौन सी ऐसी सावधानी होगी जो इन दिनों रखनी चाहिए? स्टार्टिंग की हम बात करें, अगर टीनेजर्स की हम बात कर रहे हैं तो टीन मतलब 13 से ये शुरू हो जाता है। तो 13 साल से लेके फिर मुझे लगता है कि 19th तक ये एक ड्यूरेशन होता है टीन का, परिभाषा ही ये बोलती है। तो इस दौरान एक साइकिल से हमने शुरू किया, अभी आपने जिस तरह से जानकारी दी कि किस तरह से ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए। डे वाइज कुछ लोगों का जल्दी आ जाता है, उसके पीछे का कारण कुछ लोग इतने डिले हो जाते हैं कि माता पिता मतलब अभिभावक ही चिंतित हो जाते हैं कि इतना लंबा समय स्वास्थ्य को लेके क्यों हो रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि दूसरी बीमारियां घर करने लगी हूँ। क्या इस तरह के केसेस आपके पास आए हैं? किस तरह से आप हैंडल करते हैं? ये बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं। यदि 22 डेज में साइकिल आ रहा है तो वो नॉर्मल है।
जनरली लोग फीमेल्स 22 डेज कैसे काउंट करेंगे? मान लीजिए उसको फर्स्ट को पीरियड आया और 7th को ख़त्म हुआ, इसके बाद वो 7th से न्यू पीरियड को काउंट करने लगती है, न्यू मंथ्स को। यदि उसे फर्स्ट को आया है और यदि 22nd को फिर से आ गया तो वो नॉर्मल है, और यदि 45 डेज में भी आ रहा है तो वो भी नॉर्मल है। यदि 45 डेज से ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें यदि बच्ची की उम्र अभी कम है तो चिंता की बात नहीं है, ये कुछ हेरिडिटरी भी रहते हैं। यदि उसकी मदर, मौसी, नानी को इस तरह से बढ़ कर पीरियड आते हैं तो बच्ची को भी आएंगे। और कुछ खान पान का भी फर्क पड़ता है। दूसरा है कि यदि जल्दी आ रहा है, यदि 22 डेज से जल्दी आ रहे हैं तो फिर इसमें उसको कुछ टेस्ट की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जनरली जैसे यदि कोई बीमारियां हैं, जैसे फाइब्रॉइड्स है या फिर ओवेरियन सिस्ट है, ऐसे में भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पर जनरली टीनेजर्स में फाइब्रॉइड्स उतना देखा नहीं जाता है। ओवेरियन सिस्ट हो सकते हैं, तो उसके कारण पीरियड जल्दी आ सकता है, तो उसके लिए हम पहले सोनोग्राफी कराएंगे। सोनोग्राफी में यदि कंफर्म होता है तो फिर उसके लिए हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। अदरवाइज नॉर्मली पीरियड है, उसमें किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। बीच में एक पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगी प्लीज़, अगर आप कहें तो। अभी आप मेडिसिन की बात कर रही थी, अक्सर ऐसा देखा जाता है घरों में कि अगर मेंसेस डिले करना हुआ किसी कारणवश, घर में अगर कोई ओकेजन है, क्योंकि अगर हम सामाजिक दृष्टिकोण से इसकी बात करें तो पूजा पाठ में शायद सम्मिलित नहीं किए जाते हैं इस दौरान, तो डिले कर दिया जाता है, मतलब दवाई का सेवन तब शुरू हो जाता है। या फिर अगर बहुत लंबे समय तक रहता है, उसको शॉर्ट नोटिस में कंप्लीट करना है तो दवाइयों का सेवन कर लिया जाता है। ये तरीके भी गलत हैं, क्योंकि इस तरह की जो दवाइयाँ जो प्राकृतिक चीज़ों को रोक सकती हैं, मतलब हम इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितनी स्ट्रॉन्ग केमिकल के साथ तैयार की जाती होंगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस है और नेचर को कभी भी डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं होता है। तो जहाँ तक हो सके अवॉइड करना चाहिए कि इस तरह की मेडिसिन अननेसेसरी ना ली जाए। छोटे छोटे प्रोग्राम्स के लिए कई बार फीमेल्स लेती हैं कि पूजा है तो टैबलेट ले ली, जबकि ये टोटली गलत है। ऐसा जब तक कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो आप पीरियड को ना तो एक्सटेंड करिए, ना ही जल्दी लेकर आइए। टीनेजर्स में एक जो सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है एनीमिया की। एक तो वो खाना पीना ठीक से खाती नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं लेना, और दूसरी चीज ब्लड लॉस हो रहा है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके कारण एनीमिया बहुत कॉमन हो गया है। मालनरिश्ड हो रही हैं गर्ल्स चाइल्ड, अंडरवेट हो रही हैं। तो यहाँ पर हमें उनका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, वो है डाइट का, खाने पीने में ध्यान रखें, और आयरन रिच फूड सबसे ज़्यादा लें। आयरन रिच फूड मीन्स जितनी भी दुनिया की लाल चीज़ें हैं, आप सीधा सा मतलब समझ लीजिए कि उनमें आयरन है, जैसे कि गुड़, मूंगफली, चना, पिंड खजूर, लाल भाजी, चुकंदर, सेब, अनार, एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। पर आपको बस यही है कि जो लाल चीज़ें हैं उनमें आयरन रिच क्वांटिटी में है, तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, ताकि जितना बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है उसकी हम पूरा रिकवरी कर सकें। एनीमिया होगा, मालनरिश्ड होगी बच्चे, उनका हर तरफ से हर तरफ से उनको प्रॉब्लम आएगी, जैसे बीमारियां ज़्यादा घेरेंगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो छोटी छोटी सी बीमारियों से वो लंबे टाइम तक सफ़र करते रहेंगे। इसके अलावा जो फीमेल्स गर्ल चाइल्ड में एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है ओवेरियन सिस्ट है। तो ओवेरियन सिस्ट के कारण प्रॉब्लम आएगी कि पीरियड ज़्यादा आ रहा है, मेंसेस ज़्यादा आ रहा है। अक्सर इस तरह की सिस्ट कभी कभी तो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती हैं, जिसमें कि कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं रहती है, पर कभी कभी ये डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं, तो ऐसे कंडीशन में उनको मेडिसिन की ज़रूरत रहती है। मैम एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्या मेंसेस का संबंध तनाव, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों इस पहलुओं से भी है? क्योंकि अक्सर एक और चीज़ बोलने को मिलती है कि मैं बहुत चिंताग्रस्त रही इस महीने, या ये बोलूँ कि बहुत मेरा ये जो दिन थे बहुत बेकार गए, मैं बहुत सोचने में, विचार विमर्श में डूब गई, इसलिए मेंसेस जल्दी आ गया। ये बहुत कॉमन वाक्य है मैम। मैं चूंकि सब लोगों के बीच में, आप चूंकि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास भी कुछ चीज़ ऐसी आती होंगी, इस तरह के सवाल आते होंगे जो कई बार हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं कि अभी भी इतने पढ़े लिखे लोगों के बीच में भी अगर इस तरह की बातें होती हैं तो क्या वाकई वो बातें सच हैं कहीं ना कहीं, या कहीं ना कहीं ये भी एक भ्रांति के तौर पर गिना जाए? बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं,
और ये पूरा एक साइकिल है, हर मंथ ये चेंजेस आते रहते हैं। आपने ये गौर किया होगा, जब पीरियड आने वाले रहते हैं उसके 2-3-4 दिन पहले थोड़ा सा इरिटेट होने लगती है फीमेल्स, चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा होना। तो ये सारे बॉडी में होने वाले चेंजेस हैं जो कि मंथली साइकिल में होते ही हैं। जैसे ही पीरियड खत्म होगा इसके बाद में वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाती हैं। तो ये तो सीधा सा मतलब है कि हाँ, हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में और हर साइकिल में होते हैं ये, और उनका फर्क पड़ता है, मेंटल कंडीशन के ऊपर भी पड़ता है। यदि फीमेल थोड़ा सा डिप्रेशन में है तो उसका फर्क भी पड़ेगा उसकी हेल्थ के ऊपर। अच्छा, एक चीज़ और जो टीनेजर्स में जो कॉमनली देखी जाती है वो है ब्रेस्ट में नोड्यूल्स का होना। इस एज में मसल्स ग्रोथ होती है, फैट बढ़ता है, खासतौर से ब्रेस्ट के रीजन में, तो उस जगह पर थोड़ा बहुत नोड्यूल्स फील होने लगती हैं। जनरली ये टीनेजर्स में देखी जाती हैं, पर एक बहुत ज़्यादा कॉमन सी चीज़ें हैं, लोग बाग ये सोचते हैं कि अरे सीने में यदि गठान है, ब्रेस्ट में यदि गठान है तो वो कैंसर है, पर ऐसा नहीं है। जो टीनेजर्स की नोड्यूल्स होते हैं ये कैंसरस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो उनकी ग्रोइंग एज रहती है, तो ग्रोइंग एज के कारण उनमें नोड्यूल्स आ सकती हैं। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि नोड्यूल्स नहीं भी है, पर उनका जो एग्जामिन करने का तरीका है, उन्होंने टीवी पर देख लिया या फ्रेंड से सुन लिया कि अरे उसकी फ्रेंड की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, वो फिर इस तरह से सोचने लगते हैं कि शायद मुझे भी है। तो जनरली हमें क्या करना है कि बच्चे को हर मंथ ये तो एक हैबिट में ही होना चाहिए कि ब्रेस्ट को पैल्पेट करके देखें, पैल्पेट करके देखें। जैसे कि हमारा ये है, आपको इसको इस तरह से देखना है। जनरली क्या चेक करते हैं, ऐसे पकड़कर चेक करा जाता है, जो कि गलत है जी। इस तरह से चेक करेंगे तो उनको तो यही लगेगा कि हम ब्रेस्ट में नोड्यूल है। आप इस तरह से हर मंथ फील करके देखिए, पैल्पेट करके देखिए कि आपको कहीं पर कोई नोड्यूल तो फील नहीं हो रहा है। यदि नोड्यूल है तो फिर आपको उसका मैमोग्राफी करवानी है, साथ ही साथ उसकी बायोप्सी भी की जाती है, ये चेक करने के लिए कि कहीं कैंसरस तो नहीं है। जनरली इसको रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यदि जैसे कि आपने एक बार रिमूव करवा लिया, अब वो तो एक टेंडेंसी है बॉडी की, हाँ, कि फिर वो बढ़ना है। एक रिमूव करवा लिया तो मैंने ये देखा है कि दूसरी बार फिर आ जाते हैं, मल्टीपल नोड्यूल्स आ जाते हैं। एक ब्रेस्ट में है, दूसरे में भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर फिर कितनी बार आप निकलवाएंगे और कब तक निकलवाते रहेंगे। तो जिस तरह से बॉडी के दूसरे पार्ट्स में जैसे कोई मस्सा हो जाता है तो आप उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हो गया ठीक है। तो ऐसे ही ब्रेस्ट के नोड्यूल पर भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप रेगुलरली उसका चेकअप करवाते रहें, बायोप्सी करवाएं, मैमोग्राफी करवाएं और डॉक्टर को कंसल्ट करते रहें। यदि बायोप्सी में यदि आता है कि हाँ ये कैंसरस है, या फिर CA-125, ये भी कुछ टेस्ट होते हैं जिनसे को कि हम एक टेस्ट करवा सकते हैं कि कहीं ये कैंसरस तो नहीं है, बाकी का रिमूव करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, यदि यही नोड्यूल्स ओल्ड एज में हो रहे हैं तो उनमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं ब्रेस्ट कैंसर होने के। यदि 30-40 प्लस में यदि ये नोड्यूल्स हैं तो वो कैंसरस हो सकते हैं, टीनेजर्स में उतनी पॉसिबिलिटी नहीं रहती है। वही चीज़ यदि जैसे फाइब्रॉइड भी अभी मैंने कहा था कि यदि कम उम्र में है, टीनेजर्स में है, गर्ल चाइल्ड में, तो उसमें ऑपरेशन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है जितने कि ओल्ड एज में। ओल्ड एज में क्या रहता है कि पीरियड अब ख़त्म हो चुके हैं या फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, फैमिली कंप्लीट हो गई तो आप अब यूट्रस की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि उससे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप रिमूव करवा सकते हैं, बाकी का टीनेजर्स के लिए हम इसको करवाते हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं अब एक आखिरी सवाल जो महत्वपूर्ण भी हो सकता है कि आप क्या सलाह देना चाहेंगी टीनेजर्स के लिए, कि खास तौर से इस वक्त जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलाव को भी हम इंक्लूड करेंगे, अगर आते हैं तो किस तरह से पेरेंट्स का सपोर्ट और किस तरह से खुद के व्यवहार को भी का भी आकलन करना मुझे लगता है ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पेरेंट्स के लिए तो मैं यही कहूँगी कि अभी तक आप पेरेंट्स थे और टीचर थे, बच्चे को पढ़ा भी रहे हैं, उसकी केयर भी कर रहे हैं, अब ज़रूरत है आप उसके फ्रेंड बनने की। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कि वो किसी और से शेयर नहीं कर सकता, आइसोलेट कर रहा है, आपके सामने नहीं बोल पा रहा है, आप उसके साथ बिल्कुल फ्रैंकली रहिए। आप उसके तरह फ्रेंड बनकर रहेंगे तो उसको जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो आपसे शेयर कर पाएगा।
चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम्स हो। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम बदलावों की बात करें, जिस तरह से आज हमने ओवरऑल बातचीत की टीनेजर्स को लेकर कि किस तरह के बदलावों से वो गुजरते हैं, ख़ास तौर से अगर किशोरियों की बात करें, बच्चियों की अगर हम बात करें, तो मेंसेस जो होता है उस दौरान जो बदलाव देखे जाते हैं वो मुझे लगता है कि वो शुरुआत होती है दरअसल आगे के बदलावों की। तो इस वक्त पेरेंट्स का सपोर्ट मेंटली भी और उसके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए समय समय पर डॉक्टर का विजिट करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखकर आप उन्हें एक स्वस्थ वृद्धि दे सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसी के साथ कार्यक्रम में आने के लिए डॉक्टर वंदना बरैया जी, जो कि जाने मानी